लॉ होते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि ऑर्बिट जिस पे प्लैनेट घूम रहा है दैट इज इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्रेजेंट ऑन वन ईदर ऑफ द फोकाई। सेकेंड, प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस उसी की डेरिवेशन देख रहे हैं। अब उस केस में हम दो केस पढ़ रहे थे, पहला कि अगर वो नियरेस्ट है, दूसरा कि वो लॉन्गेस्ट है। नियरेस्ट वाला हमने पेरिगी याद कर लिया था, दूसरा वाला जो भी हो, पेरिगी का डिस्टेंस क्या था? पेरिगी का डिस्टेंस ये वाला जो मेजर एक्सिस को हमने आधा बांटा था ना, आधा बांट के क्या कर दिया था? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? ए ही होता है ना, वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी। अब ए में से ए काट दिया था तो ये वाला डिस्टेंस मेरा आ गया था, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया था? ए माइनस ए, दैट इज 1 माइनस ई। और फिर एपोगी वो क्या था? सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। उसका मतलब क्या था? बीच में बस प्लस डाल देने का। ठीक है, बस उसी का डेरिवेशन कर रहे हैं अपन लोग। क्या? बहुत बढ़िया, तू वीडियो के बाद में पूछ जो भी डाउट है। नहीं वो तो आता ही है, पर मेरे को बीच में बहुत एडिट करना पड़ता है, वरना लास्ट में डाउट होता है तो मैं लास्ट में काट देता हूँ ना। अब ये कुत्ता आ गया, पॉज कर दे यार। टोटल एनर्जी कुछ नहीं, टोटल एनर्जी इनिशियल और इज इक्वल्स टू, बस फाइनल कर देता हूँ। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। इन केस अपना कोई फालतू का क्वेश्चन आ गया तो वो भी इसी चीज़ से डिराइव होगा। कुछ नहीं, अपन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्लस कर देते हैं। ठीक है, फ्लूइड में अपन क्या करते थे? कल ही पढ़ा था, फ्लूइड में अपन क्या करते थे? पोटेंशियल, काइनेटिक, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, चल इसमें क्या? ओके, देखो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी, और वो भी अट्रैक्टिव। कभी भी अगर फोर्स अट्रैक्टिव है दैट मीन्स उसमें तुम नेगेटिव लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब G(m)m अपॉन r² होता है। ठीक है, r² होता है। पर तेरा यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाँ, एक बात बता मेरे को, ये किसी का एक्सप्रेशन होता है क्या? G(m)m अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये किसका एक्सप्रेशन होता है? ठीक है, तो हमेशा याद रखने का है कि ये वाला फॉर्मूला गलती से नहीं डाल देने का है, फोर्स का है, पर जल्दबाजी में अपन डाल सकते हैं पेपर में ना, है ना? हाँ, आर होता है, r² नहीं होता, पर अपन कभी कभी गड़बड़ जल्दी में डाल देते हैं, डालने का आर ही डालने का। तो पहले केस में मैंने ये वाला जो चीज़ लिखी है ये मैं लिख रहा हूँ फारदेस्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये फारदेस्ट पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ, और ये वाली मैं जो लिख रहा हूँ दैट इज फॉर क्लोजेस्ट पॉइंट। अब मुझे ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ m इंटू v1²। अब इसमें m किसका मास लूंगा मैं? सन का या प्लेनेट का? प्लेनेट का। तो ये m और ये m तो सेम हो जाएगा, इसमें भी ये m और ये m तो सेम हो जाएगा, तो ये अपन उड़ा सकते हैं, पर मास उड़ता नहीं है, नेक्स्ट इक्वेशन में अपन लिखेंगे नहीं। ठीक है, अभी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अब ये देख, इसको फर्दर सॉल्व करा के अपना ये आंसर आ जाता है। ये सीधा एक्सप्रेशन याद कर लेने का है। मास ऑफ सन है वो, क्योंकि स्मॉल m तो कट गया था ना। अब देख ट्रिक ये है, v1 वेलोसिटी एट पॉइंट वन मतलब ये अगर ऊपर माइनस लगा है तो वेलोसिटी कम आ रही है, वेलोसिटी कम आ रही है मतलब डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा कम होगा? गुड। और वेलोसिटी 2
अगर ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है इसका मतलब डिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि एरिया स्वीप ज़्यादा करना पड़ेगा ना, इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे करके इन दोनों को डायरेक्टली याद कर लेना, ऐसा एक्सप्रेशन ही आ जाता है कभी कभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक थर्ड लॉ भी आया था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब यहाँ पे टी क्या होता है? टाइम पीरियड। ये क्या बोलता है कि जितना टाइम इस प्लेनेट को अपनी ऑर्बिट को कवर करने में लगेगा, पूरी ऑर्बिट को कवर करने में लगेगा, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस बिटवीन दीज टू प्लेनेट एंड सन। उसका क्यूब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इतना सा ही ये लॉ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आर ये है तो टाइम इतना सा, अगर आर बढ़ गया तो सीधी सीधी बात है टाइम बढ़ गया। तो जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे टी बढ़ता है। क्वेश्चन आता है ऐसा, ये पी वाई क्यू है, पर बहुत पहले आया था। क्या था? इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर हाफ। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल पहले डिस्टेंस d था, अब डिस्टेंस d/2 कर दे रहा हूं। पहले डिस्टेंस d था, फिर डिस्टेंस d/2 कर दिया मैंने। टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड बी। तो पहले नंबर ऑफ डेज कितने होते होंगे साल में? 365। 365 इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ना। ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर, इसका क्यूब लेना ही पड़ेगा मेरे को। इसका नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, बस निकाल दे। सॉल्व ही कर देता हूं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें 365 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी क्यूब से डी क्यूब कट गया ना, और 2 की जगह 8 आ गया, अपॉन 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8, या फिर डायरेक्टली 365 स्क्वायर अपॉन 8 अंडर रूट। तो आंसर आ जाएगा 365 अपॉन 2√2। बस इतना आसान सा क्वेश्चन आ जाता है इससे कभी कभी। पॉज कर दे यार। अब टाइप ऑफ सैटेलाइट करते हैं। टाइप एस्केप वेलोसिटी क्या हो सकता है? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब गायब होना ना, जो कोई भी टेंशन आता है तो अपन गायब हो जाते हैं, वही एस्केप वेलोसिटी है। अब देख, कोई भी ये बंदा है, ये कुछ फेंक रहा है, या रॉकेट चला रहे हैं अपन दिवाली में, ये ऊपर जाके वापस नीचे आ जा रही है। फिर अपन और स्ट्रॉन्ग रॉकेट लेके आए, थोड़ा और ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, फिर और स्ट्रॉन्ग रॉकेट लेके आए, फिर और वो नीचे आ गई। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम ऊपर तो किसी को भेज रहे हैं, वो ऊपर जाती भी है, अनटिल एंड अनलेस उसके पास कोई एनर्जी है, वो तब तक जाती है, फिर वापस आ जाती है जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने किसी चीज़ को फेंका, जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म हो गई या इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ग्रेविटी इस पर एक्ट करेगी और ये तुरंत नीचे आती है विद इफेक्ट टू तुम्हारा ग्रेविटी। अब मुझे एक बात बता, फॉर एग्जांपल कोई मास m था, मास m को मैंने उछाला, मास m को मैंने उछाला, इसको मेरे को कहीं तो फेंकना था कि ये एस्केप हो जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि एस्केप वेलोसिटी आपकी ये वाली वेलोसिटी होती है कि मेरे को उसको अर्थ से बाहर निकालना है, या फिर मुझे उसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से या अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना है। दोनों क्वेश्चनों में से क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में से या फिर अर्थ से? ग्रेविटेशनल फोर्स में से मेरे को बाहर निकालना है। तो अगर मेरे को उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालना है तो उसकी सर्टेन पॉइंट तक कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर जहां वो 0 हुई वहां वो वापस आ जाएगा। अब उसकी वेलोसिटी, आप ऐसा कोई पॉइंट आएगा इन्फिनिटी पे जब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कुछ हो जाएगी कि वो वापस नहीं आएगा अर्थ पे, ये सिर्फ होगा इन्फिनिटी पे। तो इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां के बाद ऑब्जेक्ट वापस लौट के नहीं आएगा, इन केस उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अगर ये इस मार्कर को मैंने फेंका तो इसकी वेलोसिटी जैसे ही 0 हो जाएगी वैसे ही अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो ये मास ऑब्जेक्ट m को मैंने जब भेजा
तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये m यहां पर है और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये वापस अर्थ पे ना आए। ऐसा पॉइंट केवल इन्फिनिटी पे ही आएगा, पर अभी ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या होता है, हम बस स्पेस तक छोड़ देते हैं, स्पेस पे ही उसकी इन्फ्लुएंस कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, इन्फ्लुएंस खत्म हो जाती है ना हमारी ग्रेविटी की, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, सन भी मौजूद है, तो वो उसकी फोर्स इसे इन्फ्लुएंस करती है। ये जो इन्फिनिटी वाली कंडीशन है ये तभी वैलिड होगी जब पूरे सोलर सिस्टम में अपना अर्थ ही प्रेजेंट हो। समझा ये बात? ये वाली कंडीशन तभी वैलिड होगी जब पूरे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ ही मौजूद हो। अगर कोई और प्लेनेट होगा या और कोई सन होगा या कोई सैटेलाइट होगी तो वो इसको इन्फ्लुएंस जरूर करेगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ रहा है वेलोसिटी कभी जीरो हो सकती है, हो सकती है उसकी वेलोसिटी जीरो, उस केस में वो पर अर्थ पे वापस आएगा। यहाँ पे सीन ये है कि इस मास की वेलोसिटी हो जाए जीरो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस पॉइंट पे वो अर्थ पे वापस आ जाएगा। मैं ऐसा पॉइंट निकालना चाहता हूं व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो बट इट डिडंट कम बैक। तो ऐसा पॉइंट केवल इन्फिनिटी पे ही आता है। ठीक है, ठीक। अब देख, इससे वही लास्ट जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी TE1 इजिकल्स टू TE2, वो कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस पे 1 1 लिख दिया, इस पे 2 2 लिख दिया। ऐसा कोई पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका क्या होगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R हाफ mv स्क्वायर। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे बड़ा हार्ड है, पर चलो तब भी करके देखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ले लेता हूं, क्यों, अट्रैक्टिव थी फोर्स मेरी ग्रेविटेशन, तो इसलिए मैंने नेगेटिव ले ली। अब दूसरी साइड गया तो आंसर आया Gmm अपॉन R इजिकल्स टू हाफ mv स्क्वायर। m से मैंने m उड़ा दिया। अब अपने पास उड़ाने के साथ साथ मिटाने का भी ऑप्शन था तो मैंने मिटा लिया। यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 2 गया, v स्क्वायर का √2gm अपॉन R, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी पे वो एस्केप हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी बताता हूँ। अब वो एक रिलेशन होता है बहुत बढ़िया सा रिलेशन होता है। क्या होता है वो, ये तेरा हाँ, ये तो अर्थ की है ना बस। तो ये जो है वो केवल अर्थ के लिए होता है। ऐसे ही 11.2 जो होता है वो अर्थ के लिए होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम रेडियस अर्थ का डालते हैं, उसमें हम g अर्थ का ही डालते हैं। कहाँ है मास, कुछ भी सर उसमें अगर मास हम लोग अर्थ का डालेंगे और रेडियस भी अर्थ का डालेंगे तो जी के बराबर। हाँ, आ जाएगा। चल, ये इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, ऊपर एक g रह गया है ना, ऊपर एक g रह गया या r रह गया, आर रहेगा नीचे। छोड़, इतनी मेहनत नहीं करता, gr स्क्वायर इजकल टू gm लिख देता हूँ। इधर देख ले, बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। gr स्क्वायर इजकल टू gm हो गया, ठीक है। 2 को 2 लिख दिया, gm को gr स्क्वायर लिख दिया, अपॉन r किया, अंडर रूट लगाया, r से कट गया r,
√2gr, √2gr। ठीक है, अब देख इतना समझ आ गया ना। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ √2gr होती है। इन केस मार्स आ गया, कोई दूसरा कोई आ गया, तो फॉर्मूला वो वाला लगेगा √2 कैपिटल G, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल होता है ना, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो भी दिया है, मेन फॉर्मूला वो है, ये डिराइव्ड है, डिराइव भी तो किया है तूने फॉर अर्थ। हाँ, डिराइव फॉर अर्थ। ठीक है, और इसको फिर मैं v एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ लिख दूंगा ना। ठीक है, चल अब आता हूं मैं अर्थ पे। जेनरिक तो मैंने सीख लिया, अर्थ पे आ गया मैं। अर्थ पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ मैं रॉकेट चला रहा हूँ, बाहर ही नहीं जा रही है, चलाता ही जा रहा हूँ, बाहर ही नहीं जा रही है। अब कोई भी चीज़ ना अगर मैं बाहर भेजना चाहता हूँ तो वो पहले बाहर जाती है, वापस नीचे आती है। पर अगर मैं उसको उछाला मैंने कुछ पोर्शन पे, उसने इलिप्टिकल पाथ फॉलो करना चालू कर दिया। या फिर इसको ऐसे देख ले, ये मैं किसी को ऐसे फेंक रहा था, ये नीचे गिर रही थी, ये ऐसे फेंक रहा था, नीचे गिर रही थी, ऐसे फेंका तो ये घूमने लग गई, क्योंकि बाहर जाएगी तो ये घूमने टाइप लग जाएगी। तो पहली चीज़ वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है। इलिप्टिकल बोले तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा नीचे आएगी। ठीक है, इलिप्टिकल बोले तो थोड़ा थोड़ा अर्थ भी इलिप्स की शेप में ही होता है क्या? क्या कोई दूसरी शेप होती है ना अर्थ की, तो क्या बोलते हैं उसको? जियोइड। अब पहले ये सर्कुलर फॉर्म करेगा, फिर ये इलिप्टिकल फॉर्म करेगा। दोनों ही केस में तेरा जो होगी एनर्जी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव एनर्जी क्यों होगी? नेगेटिव एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि जब भी तेरा जो ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। जब भी ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, अब उस केस में भी तो हमने वो पोटेंशियल एनर्जी को माइनस ले लिया था। पोटेंशियल एनर्जी को माइनस क्यों लिया था? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो जब जब तेरा सर्कुलर या इलिप्टिकल घूम रहा है तो दोनों केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर काम कर रही है, तेरे को इसमें खींच रही है, खींचने की कोशिश कर रही है। अब आती है चीज़ एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी का जब तू r और g की वैल्यू डाल देगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है। एस्केप वेलोसिटी उस केस में जो भी ये ऑब्जेक्ट है वो जो डायमेंशन बनाएगी वो बनती है पैराबोलिक। पैराबोलिक के केस में एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। ये जो अभी नेगेटिव थी वो एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए वेलोसिटी, है ना, √2gr से ज़्यादा हो जाए, या फिर √2gr से बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत 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 ज़्यादा हो जाए, या ज़्यादा हो जाए, कुछ भी चलेगा। इस केस में बनता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक थोड़े थोड़े सिमिलर ही होते हैं ये पैराबोलिक हाइपरबोलिक, पर इसका शायद ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना। ठीक है, तो ऐसी कोई ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी अर्थ नहीं, ऐसी कोई ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा मास, वो हो जाएगा तब जब वेलोसिटी बहुत 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 ज़्यादा है √2gr से। अब ऐसे केस में यार ग्रेविटी जो है उसका इन्फ्लुएंस लगेगा क्या उस ऑब्जेक्ट पे? लगेगा, पर बाकियों का भी तो लगेगा। अभी हम ये आइडियल कंडीशन नहीं ले रहे कि सोलर सिस्टम में बस अर्थ ही प्रेजेंट है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं हाइपरबोलिक नॉर्मली तो स्ट्रेट जाना चाहिए, बट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो हाइपरबोलिक जाएगा। ठीक है, पर मुझे एक बात बता, वो जो ग्रेविटेशनल पुल हम यहाँ पे लगा के नेगेटिव एनर्जी कर रहे थे वो अब इस केस में पॉजिटिव हो जाएगी ना? हाँ, क्योंकि ये बाहर निकल गया ना। बाहर निकल गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गया है, तो इस केस में ये नेगेटिव होती है, इस केस में पॉजिटिव होती है। अब ये शेप कभी आ सकती है कि ये शेप हाइपरबोलिक होती है, पैराबोलिक होती है, तो फिर इसमें वो बंदा क्या हुआ? पैराबोलिक। ठीक है, वापस बता देता हूँ, पैराबोलिक या ये ज़ीरो या पैराबोलिक? ठीक है, वो बताता हूँ। पर ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता है कि तेरा ये ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ने की कोशिश करें, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ,
नहीं, वो कोनिक को जोड़ने की कोशिश करें इसमें। अब इसमें ये देख, पैराबोलिक के केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट अर्थ है, ये मैंने ऑब्जेक्ट फेंकी, तो पहले केस में तो ये सर्कल बनेगा, पहले तो एलिप्ट बनेगा, फिर सर्कल बनेगा, फिर उसके बाद ये ऐसे करके पैराबोला ही तो बनेगा, इसको पैराबोला ही कहते हैं, और पैराबोला के बाद फिर हाइपरबोला बन जाएगा। तो जब जब पैराबोला बन रहा है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, तो उस केस में तेरी जो एनर्जी लग रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है एनर्जी, वो उस केस में अपन कंसीडर कर लेते हैं जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट बाहर गया है, पहले वो इन्फ्लुएंस के अंदर था नेगेटिव, फिर वो जस्ट बाहर गया जीरो, फिर प्लस जाने के लिए उसे जीरो तो मीट करना पड़ेगा ना, तो जीरो के जैसे ही बियॉन्ड गया हाइपरबोला के केस में तो वो पॉजिटिव हो गया। अब ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की एनर्जी है ये, तो ये अपन कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि ये जो ग्राफ है ये बहुत कॉम्प्लेक्स जाते हैं, उतने अपन को जाना नहीं है, अपन को बस इतना याद रखना है कि पैराबोला ऐसी शेप बनाता है कि ये बंदा यहाँ से ऐसे मास जा रहा होगा तो ये कहीं गिर गया, ये अर्थ पे कभी लौट के नहीं आ रहा, इस पे इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो जीरो हो गई, इससे भी बियॉन्ड गया, √2gr को भी क्रॉस कर दिया इसने, तो फिर वो हाइपरबोलिक बनेगा बस। और इस केस में एनर्जी पॉजिटिव, इस केस में एनर्जी जीरो, इस केस में एनर्जी नेगेटिव, बस। ठीक है, इतना सा है, पॉज कर दे यार, बस टाइप ऑफ